आज हम लोग करने वाले हैं ऑरेंज टॉपिक फर्स्ट ईयर या फिर क्लास 11 का प्लांट ग्रोथ हार्मोन से। अभी हम लोग इनहिबिटर पढ़ रहे थे क्योंकि प्रोमोटर्स का तो हम लोग काम कर चुके हैं, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन्स। इथिलीन कर चुके हैं, जो आज मिल जाएगा हम लोगों को इथिलीन। एंड अभी हम लोग करने वाले हैं एब्सिसिक एसिड। एक चीज बता देते हैं, अगर तुमको कभी पूछा गया ये इनहिबिटर्स में, ये दो इनहिबिटर्स में ज्यादा इनहिबिटरी एक्शन किसका, इथिलीन का है या फिर एब्सिसिक एसिड का? इथिलीन इज मोर इनहिबिटरी देन एब्सिसिक एसिड। कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं एब्सिसिक एसिड का, अगर अगर इन कंजंक्शंस विथ इथिलीन ना काम करे एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड अकेला काम नहीं कर पाएगा वहां पे। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन देन इथिलीन is more, what do you call it, inhibitory, more abscisic, more senescent than abscisic acid. So without going into that thing, we will be discussing that thing also. वो हम लोग आज क्या करेंगे कि ये जो प्लान ग्रोथ में बेसिक पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेंगे, फंक्शन डिस्कस कर लेंगे और फंक्शंस को आगे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या है उसमें अलग अलग जगह पे। जहां पे तुम देखोगे एक चैप्टर जो डिलीटेड है तुम लोगों को 11th चैप्टर में, वो है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वहां से कुछ फंक्शंस यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्जॉइंट है, एब्सोल्युटली डायरेक्टली कॉन्जॉइंट है। तो आई विल ट्राई टू रिलेट दैट थिंग। ऑलराइट, देखो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड, तो इसको बोला जाता है क्या, स्ट्रेस हार्मोन। क्यों बोला जाता है ये भी देखेंगे। एंड ये माइल्डली एसिडिक है। ये एब्सिसिक एसिड को फर्स्ट जो आइडेंटिफाई और केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया था, जो किए थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एडिकॉट। उनका नाम था क्या, फ्रेडरिक एडिकॉट। कहां से किए थे, कॉटन फ्रूट से किए थे, और उसको बोले थे ABA1, और एक कंपाउंड वो एक्सट्रैक्ट किए थे वहीं से ABA2। तो सर अगर हमसे पूछा गया एब्सिसिक एसिड can exist in two forms, ABA1 and ABA2. So which one is going to be more potent? Which one is going to be more potent, ABA1 or ABA2? ABA2 is more potent than ABA1. Always remember this thing. And another thing, दो और बनते थे जिनका नाम था रॉबिन्सन एंड वॉर्मिंग। ये रॉबिन्सन एंड वॉर्मिंग क्या कर रहे थे, ये ABA को एक्सट्रैक्ट किए थे। देखो यहाँ पे रॉबिन्सन एंड वॉर्मिंग, ये ABA को एक्सट्रैक्ट किए थे एंड वो बोले थे कि इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी किस रिगार्ड में है, ब्लड, नॉट ब्लड, बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। दो अलग डॉर्मेंसी का प्रक्रिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक प्रक्रिया नहीं होगा वहां पर, बर्ड डॉर्मेंसी अलग प्रक्रिया है, सीड डॉर्मेंसी अलग प्रक्रिया। तो डॉर्मेंसी वो कर रहे हैं कहाँ पे, कुछ प्लांट्स का नाम देखे गए थे, एसर प्लांट, मेपल प्लांट, बेरी, ये सब प्लांट का नाम देखे गए और उसका नाम दे दिया था क्या, एज इट वाज इनिशिएटिंग डॉर्मेंसी, उसका नाम दिया था क्या, डॉर्मिन। और ये डॉर्मिन क्या है, वो बोले थे दिस इज एक्चुअली ABA2। नाउ व्हेन आई वाज सेइंग ABA2 is more potent than ABA1, which is more dormantive in nature. So the chemical which has been extracted by Robinson and Worming from these plants, they named it as dormin, and this dormin is nothing but it is ABA2. All right. Now इसका प्रिकर्सर क्या है सर, ABA या फिर एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है? इसका प्रिकर्सर है जियाजेंथिन। जियाजेंथिन क्या है, जियाजेंथिन एक किस्म का ज़ैंथोफिल डेरिवेटिव है जो क्लोरोफिल एपरेटस को हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाता है। और हाई लाइट इंटेंसिटी जब हो जाएगा क्लोरोफिल एपरेटस को जब बचाएगा, तो इट विल एक्चुअली डू नॉट लेट दैट प्लांट टू गो फॉर फोटो ऑक्सीडेशन को भी रोकेंगे। ऑलराइट, दैट इज बेसिकली दिस जियाजेंथिन इज। तो यहाँ पे देखो मैं मेंशन करके दिया हूँ, फोटो ऑक्सीडेशन को कम करेंगे ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। बट ये जियाजेंथिन सब में प्रेजेंट नहीं होंगे। Where it is going to be absent? It is going to be absent in algae. It is going to be absent in bacteria.
मोस्ट फंगी को देखो मैं एस्टेरिक्स में दिया हूँ। मोस्ट फंगी मतलब सब फंगी और ऑल फंगी में लेंगे यूज किया हूँ मोस्ट फंगी को। एंड लिवर वर्ड्स, कौन सा लिवर वर्ड है वो भी मैं बताऊंगा। एलगी कौन सा एलगी में ये एब्सेंट होंगे, ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होंगे और मोस्ट फंगी में ये एब्सेंट होंगे, लेकिन प्रेजेंट किसमें रहेंगे सर? एस्परजिलस निडुलस। दिस इज द फंगी वेयर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, जियाजेंथिन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। बाकी सब तुम्हारा जो फंगी है वहां पे एब्सेंट होंगे। लिवर वर्ड का अगर बात करते हैं, कौन सा लिवर वर्ड? उस लिवर वर्ड से ये जो जियाजेंथिन है इसका एक एनालॉगस केमिकल वहां पे पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लुनोलेरिक एसिड। अब ये लुनोलेरिक एसिड, इसका जो फंक्शन है इट इज गोइंग टू बी एनालॉगस टू एबीए एंड स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रहेगा कुछ, राइट? अब ये कौन सा लिवर वर्ड से निकाला गया था? लुनोलेरिया, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या? लुनोलेरिक एसिड। ऑलराइट, बेसिकली लुनोलेरिक एसिड क्या है? It is nothing but it is dihydrosilvinide, which is chemically what? It is chemically antioxidant. It is chemically an antioxidant. Photo oxidation कब करेगा? मैं तो इसलिए बोला था देखो, एनालॉगस होगा जियाजेंथिन का। जियाजेंथिन भी वही काम कर रहा था हाई लाइट इंटेंसिटी में, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट का हिसाब से लुनोलेरिया या फिर लुनोलेरिक एसिड, which is nothing but dihydrosilvinide chemical. और देखो ये लुनोलेरिक एसिड का अगर बोलोगे सर इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, प्लांट को छोड़ के अगर कुछ बोलेंगे, हाँ प्लांट में भी होंगे और हम लोग इसको केमिकल सिंथेसाइज करके कुछ डिजीज ट्रीटमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे ये इट कैन बी यूज्ड इन थेरेपी फॉर सीओपीडीज, ओके, इट इज एंटी ट्यूमर इन नेचर, इट इज एंटी मेटास्टैटिक and also it promotes anti-metastatic, so it is going to be promoting what? Apoptosis. It is going to promote apoptosis. Program cell death को ये promote करेंगे. So these are the different kind of functions. Now, what is the site of synthesis for abscisic acid? Site of synthesis for abscisic acid is in the chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट पे जहाँ पे होंगे, यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं एब्सिसिक एसिड में। I tell you very important, ये स्टोमाटल क्लोजिंग, टारगेट प्रेशर को रिड्यूस करना, सेल को फ्लैसिड कर देना, ये सब काम करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम सिखाएंगे। ऑलराइट, बायो एसिड कैसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं? दो टेस्ट का नाम याद रखना है इन लोगों को। फर्स्ट टेस्ट है राइस सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट एंड सेकेंड वन इनहिबिशन ऑफ बार्ली एंडोस्पर्म। ये दो टेस्ट का नाम याद रख सकते हैं बायो एसिड टेक्निक में। अब देखो फंक्शन को मैं जैसे मैं बोला था ये कुछ ट्रिक्स में बता देता हूँ, कुछ चैप्टर्स में ट्रिक अगर तुम करोगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। ये जो ट्रिक मैं लिखा हूँ यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज्ड द रिजर्वर। आई रिपीट, अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज्ड द रिजर्वर। कोई बीडीएस स्टूडेंट बच्चा बदमाश है, हॉस्टल के छत पे चला गया, पानी का रिजर्वर बंद कर दिया, ऐसे आपका कोई मतलब और कुछ सोचना। ए से हो जाएगा एब्सिसा। कहाँ पे एब्सिसा कराएगा? एब्सिसा 3 रीजन में प्रिसाइसली कराएगा, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। BDS, B for bud, S for seed, D for dormancy. That means it is going to promote bud and seed dormancy. Second function. स्टूडेंट का ST से हो गया स्टोमाटा, क्लोज से क्लोजिंग, स्टोमाटा क्लोजिंग कराएगा। थर्ड पॉइंट, द टी से हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन रेट को क्या कर देगा? कम करेगा। मैं बोलूंगा कैसे करता है, ये पूरा रिलेटेड मैं सिखाऊंगा ये चीज को। ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देगा। रिजर्वर RES से हो जाएगा रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस। सो दीज आर द 5 फंक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके भी और एक फंक्शन है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी भी कम कर देते हैं। मैं बताऊंगा कैसे हो जाता है वो। ऑलराइट, तो ये 5 फंक्शन से जो ट्रिक से तुम लोगों को पता चल जाएगा। ये जनरलाइज आइडियाज है रिगार्डिंग योर एब्सिसिक एसिड। इससे तुमको बहुत सारा हेल्प एंड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग करने से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको थोड़ा क्लिक उठा लो इस चीज का। आइडिया क्लिक उठाने के बाद हम लोग चले जाएंगे फंक्शन को थोड़ा डिटेल डिस्कशन में चले जाएंगे। कैसे होता है ये थोड़ा सीखेंगे। इसका क्लिक उठाओ और मैं आगे इस लेक्चर को बढ़ाऊंगा by explaining the trick, not the trick, by explaining all the function of the abscisic acid and how it is related to photosynthesis also. We are going to manage that thing
again. Thank you. Hi. So as I was telling, okay, some of the functions I will be explaining how does that takes place. Specifically, how the stomata gets closed and how the transpiration rate decreases and how it is going to be involved in in what you call that reduction in the nutrient transport, and also how it is going to affect the plant growth. So see, if I consider this is the guard cell and this is the stomata, what actually happens during stress condition, high stress condition, that means in any kind of environmental stress, whether it is drought, high salinity, any kind of like that thing of kind of thing, when this area binds on the surface receptor on the guard cell, is surface referred for AVA. When it binds, it does two things. First, the proton pump is going to be inhibited. Why? Because the calcium in the cytosol is very much high, and the anion pump is going to be activated. All right, that is the potassium channel. So, by this mechanism, what will happen? A lot of potassium, chloride ions, malate ions, and water is going to be coming outward, efflux from this guard cell. And what will happen when these things is going to be efflux? When these things are going to be efflux, the cell will become flaccid. And when this thing is going to be efflux, the guard cell itself will be having what? Very less target pressure. Very less target pressure. And when this target pressure, which is going to be very less due to the joint action of inhibition of the proton pump and activation of the anion pump, and by the binding of the AVA during high stress on the receptors of the guard cell, what will happen? The stomata will close. Now, there is one advantage of this stomatal closing. What? It will uh, reduce the transpiration rate. That means what? How does it? I mean, why it is going to be good for the plant? Because where there is already less water, if the transpiration rate is going to be high, the plant will go for wilting. But when the transpiration rate is reduced by almost like 50%, the plant will be protected from wilting during stress conditions. So it's kind of a good thing in stress condition. In stress condition. Okay. Now, therefore, when the transpiration rate is going to be reduced by 50%, what will happen? The conservation of water will be taking place inside the plant. And what at what time? See, I have mentioned during high temperature, drought, or in the salinity, high salinity. So by this thing, what will happen? We all know the plant, due to the transpiration pool, the plant actually transport the sap through the xylem from root to the shoot system. We all know this is a basic mechanism, right? Now, what will happen to these things? The minerals are also going to be going through the sap. Now, as the stomata gets cold and the transpiration pool is going to be reduced, this nutrient is not going to be going through the shoot system. This nutrient is not going to be going through the shoot system, and as a result, the plant will be having reduced growth. So I hope that you have understood the proposition, what actually happens during stress condition when the AVA binds to the guard cell receptor present on the guard cell itself. For the AVA, it does two things. Thus, the proton pump is going to be inhibited, so the ion uptake, specifically the potassium, is going to be less. Second, the anion pump is going to be activated. What will happen? The potassium efflux is going to be taking place. Chloride, malate ions, and the H2 is going to be coming out from the guard cell. Target pressure is going to be very less at this point of time, and the cell will become flaccid. When the cell becomes flaccid, the stomata gets closed. Due to the stomatal closing, what will happen? The transpiration rate is going to be getting reduced by 50%, which is actually at this point of time is good for the plant. Why? Because it is conservation of water for the plant during high temperature, high salinity, and these conditions. And this prevents the plant from wilting during this high, what do you call that, drought condition or high environmental stress condition. So basically what happened, AVA is actually accumulated during high stress condition, right? We all know that. This is the basic of the AVA concepts or biochemical process. So what will happen when the stomata gets closed and the transpiration rate comes down, the cell set ascendation from root to the shoot system is not going to be there. The nutrient is not going to be transported, and what will happen?
the plant will be encountering reduced growth. This basic mechanism that I've told, how the stomatal closing, transpiration rate, all these things is going to be associated. It is clearly mentioned in nutrient, mineral and nutrient chapter, which is not there at this point of time in your syllabus. But when the function is given for abscisic acid in the context of this plant growth chapter, and the function is related with any other chapter, this is my responsibility how it can be connected. So I try to connect this one. Just remember this thing, how it happens and how it happens, and that will be fruitful for her. And I'm also going to be telling how the bud dormancy and shoot dormancy taking place. And also I have told you, okay, who is more, in the previous lecture I also told you, between abscisic acid and the ethylene, who is more abscisic and more senescent. The ethylene is more abscisic and more senescent. Abscisic acid has to work in conjunction with ethylene for some function, for abscissa and senescence. All right, it's अकेले का उसका काम था नहीं या है ही नहीं actually. All right, so that is the explanation of the different functions. I try to connect it क्योंकि तुम जब पढ़ने जाते हो तो क्यों होता है, किसी किसी के दिमाग में आता है. I hope it will help you, and I'll try to connect on different concept as well. Thank you. अब देखो और एक फंक्शंस को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे. वो कौन सा फंक्शन है? देखो हम लोग बोल रहे हैं कि एब्सिसिक एसिड, इसका नाम ही है एब्सिसिक एसिड क्योंकि प्रोमोट्स एब्सिसा. कहाँ पे एब्सिसा प्रमोट कर रहे हैं? याद करके देखो, मैं बोला फ्रूट्स में, लीव्स में, ये सब जगह पे एब्सिसा कर रहे हैं. सो व्हाई डज इट डू इट एंड हाउ डज इट डू इट? एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड. पहले एब्सिसिक एसिड का हमेशा रिस्पॉन्स होगा स्ट्रेस कंडीशन में. स्ट्रेस कंडीशन में जैसे होगा, जैसे स्ट्रेस फील करेगा प्लांट, तभी वो सिग्नलिंग पाथवे करेगा जहां से ऑर्गेन को डिटैचमेंट करा देगा ताकि वो प्लांट खुद कंजर्व कर सके क्या, खुद का रिसोर्स. ये पहला चीज होगा. पहला सिग्नलिंग करेगा कि ये भी आओ, तुम आओ और ऑर्गेन का डिटैचमेंट करा दो, क्योंकि अभी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ज्यादा चीज हम लोग रख नहीं सकते हैं तो फेंक देंगे. पहला चीज तो क्यों? बिकॉज उसको रिसोर्स को कंजर्व करना है. दूसरा सेलुलर डिग्रेडेशन. जैसे ये अंदर आएंगे प्लांट में, वो सेलुलेस जो सेलुलर डिग्रेडिंग एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा. और एक्टिवेट करेंगे कहां पे? जैसे बेस ऑफ द पीटियोल या बेस ऑफ फ्रूट स्टॉक, वहां पे वो एक्टिवेट कर, वहां पे वो जाके बैन कर जाएगा और सेलुलोस को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा. अब जैसे हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये सेलुलोस एक्टिवेशन के बाद ये लीव्स क्या होगा? फॉलिंग या फ्रूट फॉलिंग, ये काम शुरू हो जाएगा वहां पे. थर्ड, एंटागोनिस्टिक टू ग्रोथ हार्मोन्स. प्रिसाइसली हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन गिव्स इनहिबिटरी इफेक्ट टू एब्सिसा. एब्सिसा को रोकते हैं. तो तुम खुद सोचो, अगर लेवल्स ऑफ एब्सिसिक एसिड कम हो और लेवल्स ऑफ GA3 या फिर ऑक्सिन का ज्यादा हो तो फिर क्या एब्सिसा हो सकता है? नहीं. तो फिर ये जैसे ही एक्युमुलेटेड होता रहेंगे, द लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड ग्रोज अप देन ऑक्सिन एंड द GA3. उसका इनहिबिटरी इफेक्ट क्या कर देगा? खत्म कर देगा और एब्सिसा करना स्टार्ट कर देगा. एंड लास्ट, सेनेसेंस इंडक्शन. सेनेसेंस इंडक्शन मतलब क्या है? वो टिश्यू को एजिंग प्रक्रिया में भेज देंगे. हमेशा याद रखना, तुम कभी कभी पूछा गया कि एब्सिसा पहला होता है या फिर सेनेसेंस. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पहले सेनेसेंस होना है, उसके बाद एब्सिस. शेडिंग प्रक्रिया को अगर इनिशिएट करना है तो पहले सेनेसेंस करो. सेनेसेंस करने के बाद ही शेडिंग प्रक्रिया आता है. शेडिंग प्रक्रिया पहले नहीं होता है. नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है. कोई चीज गिर जाएगा तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? खराब हो जाना पड़ेगा, तभी ना गिरेगा. तब तो फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या याद रखना है? कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना है, पहले सेनेसेंस करा देगा, फिर ये एब्सिसिक चीजें होना स्टार्ट होगा. और इनहिबिटरी इफेक्ट जो एब्सिसा को दे रहा था, कौन? ऑक्सिन जिब्रेलिन, उसको क्या करना है? उसके लेवल से एब्सिसिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाना चाहिए. सेलुलेस को एक्टिवेट करना होगा एब्सिसिक एसिड को. कहां पे? प्रिसाइसली बेस ऑफ द पीटियोल, जो लीव्स में होते हैं, बेस ऑफ द फ्रूट स्टॉक, वहां पे. एंड ऑल्सो ये तभी होगा जब स्ट्रेस होगा, और तभी ये फ्रूट या फिर लीफ का शेडिंग होना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा.
क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रेस में ऑलरेडी है प्लांट, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करने के लिए ये जरूरत है. सो दैट्स हाउ द स्ट्रेस हार्मोन एक्चुअली वर्क्स. अंडरस्टूड और नॉट? ये बहुत बेसिक चीजें था. देखो और भी मैं इसके ऊपर बहुत सारा चीजें बना सकता हूँ कि बर्ड डोरमेंसी को कैसे करके वो प्रोमोट करता है, या फिर सीड डोरमेंसी को कैसे प्रोमोट करता है. मैं बोला हूँ कि ये दो अलग अलग प्रक्रिया है. राइट. सो हमेशा याद रखना, बर्ड या सीड डोरमेंसी का जो मतलब सीड डोरमेंसी को खोलता है, मतलब उसको बर्ड डोरमेंसी से निकाल देता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये दोनों को जो प्राइमरी हॉर्मोन्स है बर्ड या सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, उसका जो लेवल्स होंगे उससे ज्यादा लेवल एब्सिसिक एसिड का होना चाहिए. तो फिर क्या होगा, बर्ड या सीड डोरमेंसी टूटेगा नहीं, तो फिर बर्ड या सीड डोरमेंसी रह जाएगा. गॉट माय नाउ? गॉट माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म. मैं इसका भी एक लेक्चर बना सकता हूँ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी नीडेड फॉर नीट पर्पस. बस ये याद रखना, कोई भी इनहिबिटरी इफेक्ट अगर हार्मोन दे रहा है, ऑब्वियसली उसी प्लांट में अगर कोई प्रोमोटिंग हार्मोन है, वो प्रोमोटिंग हार्मोन्स का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उससे ज्यादा ये इनहिबिटरी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तभी इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सिंपल फंडा है इसका. गॉट माय पॉइंट? सो दैट विल बी इट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस थिंग्स रिगार्डिंग. कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोला हूँ, बस कॉन्सेप्ट वीडियो दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ समझने में दिक्कत ना हो. इसका तुम क्लिक उठा सकते हो, यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है. होपफुली इट इज गोइंग टू बी helpful for you. As I always say, keep on studying, keep on working hard. If you feel any kind of problems of understanding the topics or anything, you can directly message in the YouTube page, whoever has subscribed it, and whoever has got my number. The number is given also over there, and you can also contact to that number, the first number which is in email, right? और कुछ एक बच्चा कॉल करके या फिर मैसेज करके बोल रहा था कि सर आप सर एकदम टॉपिक वाइज सब कुछ दिखा दीजिए. एक बच्चा, एक बात बोलता हूँ, बहुत सिंपल सा बात बोलता हूँ, कुछ खराब नहीं सोच, बहुत बेसिक सा चीज बताता हूँ. तो जो पूछ रहा है वो बोल रहा है, मैं दे तो सकता ही हूँ, तबीयत सही नहीं लगता है. तो कभी कभी देखा होगा कि मैं पहले लिख के रखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ. मेरा हाथ ज्यादा उठता नहीं है, लगता है मेरा फ्रोजन शोल्डर है. एक्चुअली ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, फीट भी फ्रोजन हो गए हैं. ठीक है. इनिशियली एक तो लेक्चर देखा होगा मैं बैठ के लिया. ऑलराइट. तो जितना जितना हो सकता है मैं देता रहता हूँ, और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पेड क्लासेस में, उसको तो मैं पढ़ाता ही हूँ, अलग से मैं पढ़ाता ही हूँ. अगर तुझे चाहिए तू ज्वाइन कर सकता है, और नहीं तो मैं जितना टाइम होता है मैं देता तो रहता ही, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देता ही रहता हूँ. मेरा हाथ नहीं उठता है. तो बोल रहे हैं लिख लिख के करो सर, तो और भी मतलब डायग्राम कैसे बनाया था, तो ज्यादा ऐसा हाथ पकड़ के करना पड़ेगा, इससे ऊपर मेरा हाथ ज्यादा उठता नहीं है ज्यादा देर तक. यही प्रॉब्लम है. ठीक है. मेरा फ्रोजन शोल्डर है, नेक्स्ट भी फ्रोजन हो गया है, तो यही दिक्कत है. कुछ खराब मत सोच. ठीक है. देना तो मैं चाहता हूँ, दे ही गया, मैं जिंदगी भर दिया ही हूँ, दिया भी. राइट. क्लिक उठा लो, काम आएगा. ठीक है. थैंक यू.